हेलो बच्चों, मैं हूँ जयंती मैम और आपको पढ़ाने आई हूँ फिर से फिजिक्स। अब आपने अपने बोर्ड एग्जाम दे दिए एंड नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड जेई। अब जो हम आपको पढ़ाएंगे वो बेसिकली मेरा नीट और जेई के ऊपर फोकस्ड होगा। तो जो चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनकी थोड़ी सी थ्योरी बताएगी और उनके बेस्ड आपको न्यूमेरिकल कैसे जल्दी करने हैं दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। सो द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो हम स्टार्ट करेगी और सबसे पहले हम आपको आज पढ़ाएगी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट। सो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप देखो आपके सीबीएसई में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में डिवाइडेड है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 है उसमें बेसिकली आपको सबसे अच्छी चीज क्या आनी चाहिए, दैट इज योर वेक्टर्स। आपको जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं मोस्टली यू हैव टू डू विद वेक्टर अलजेब्रा, करेक्ट। और आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में जो है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसमें हमें वेक्टर्स की जरूरत नहीं है, वी कैन सिंपली डू इट। बट डेफिनेटली जो पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जहां हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ के एप्लीकेशंस, वो सब बेस्ड है किसके ऊपर, वेक्टर्स के ऊपर। इसीलिए क्लास 11 का वेक्टर अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी। वो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब आप ध्यान से देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो टर्म है, इफ आई ब्रेक इट इनटू 2, अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं 2 में, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स, तो ये वर्ड जो इलेक्ट्रो है दिस इज कमिंग फ्रॉम अ वर्ड इलेक्ट्रम, जो कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन, एंड व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, दैट्स अ चार्ज। हम कह सकते हैं ये चार्ज। और स्टैटिक्स मीन्स आपको पता है दैट स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट, एट रेस्ट। सो दिस इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, electrostatics is that branch of physics where we are going to study about the charges at rest, correct। अब बात आती है कि charges at rest produce कैसे होते हैं, how we can get the charge at rest। so mainly जो आपको पता होना कि charge at rest produce कैसे होता है, rest में produce कैसे होता है, इसके लिए 3 phenomena। the first is what, by rubbing two bodies, we are going to rub two bodies, by rubbing two bodies। Number 2 is what, conduction, the second is conduction, and the third is induction, the third is induction। तो पहला जो फिनोमेना है रबिंग, रबिंग करने से चार्ज हमें रेस्ट में मिलेगा। कैसे, अगर हम 2 बॉडीज को रब करते हैं, ये बहुत पहले एक फिलोसोफर थे थेल्स, जो कि ग्रीस के थे, मिलिटस एक जगह है वहां पे थे ये। तो उन्होंने करीबन 600 BC में कहा था कि अगर एम्बर को रब किया जाए फर के साथ तो एम्बर हैज गॉट द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग डस्ट पार्टिकल्स, ड्राई लीव्स एक्सेट्रा। आप सोचो अब से कितने पहले की बात है, 600 BC में उन्होंने कहा था कि इस तरह से एम्बर जो है अगर रब किया जाए फर के साथ तो एम्बर के अंदर प्रॉपर्टी आ जाती है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। तो उसके बाद बहुत एक्सपेरिमेंट किए गए, ग्लास रॉड को क्लॉथ के साथ रब किया गया। मान लो हम इस प्लास्टिक ये जो मेरा पेन है इसको अगर रब करें कपड़े के साथ ऐसे और बहुत देर तक रब करते रहे और छोटे छोटे पेपर के टुकड़े ले लें तो ये अट्रैक्ट कर देगा। आपने देखा था बचपन में आप क्या स्केल को पकड़ के ऐसे सर में ऐसे ड्राई एयर में आप ऐसे रब करते थे, क्या स्केल ड्राई पेपर स्मॉल स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेता था। सो दैट इज द वे वी कैन प्रोड्यूस चार्ज एट रेस्ट, बाय रबिंग 2 बॉडीज। और हम 2 बॉडीज को रब करते हैं तो रब करने से चार्ज रेस्ट में प्रोड्यूस होता है। कैसे होता है कि अगर हम ये माने कि रब कर रहे हैं, एक ग्लास रॉड ले लिया, दिस इज ग्लास रॉड सपोज एंड दिस इज अ क्लॉथ, इन दोनों में कोई चार्ज नहीं है, दे आर हैविंग नो चार्ज एट ऑल। बट एज सून एज वी रब द 2 बॉडीज व्हाट विल हैपन कि देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मींस द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ बॉडी। अब इस ग्लास रॉड, ये ग्लास रॉड है मेरा, दिस इज द सिल्क, ये मानो सिल्क का कपड़ा है। इन दोनों को रब करते ही क्या होगा, जिसका वर्क फंक्शन कम है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे दूसरी बॉडी में। ग्लास रॉड और सिल्क के कपड़े में ग्लास रॉड का वर्क फंक्शन कम होता है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, इसमें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक और इलेक्ट्रॉन जंप किया यहाँ आ गया, एक और इलेक्ट्रॉन जंप किया यहाँ आ गया, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। इट हैज गॉट अ नेगेटिव चार्ज नाउ, इट इज योर -3e। और क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। सो इट विल हैव a +3e charge. So this is the way
by rubbing two bodies we can get the charge. इसलिए इस electrostatics को frictional electricity भी कहा जाता है. Why frictional electricity? Because frictional electricity means rubbing. जब हम rub कर रहे हैं तो definitely friction की बात आ रही है. तो frictional electricity इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो charge at rest produce हो रहा है by rubbing two bodies in order to overcome the friction. That's why it is called as frictional electricity or static electricity also. Now comes conduction. Conduction के भी आपको न्यूमेरिकल कराएगी. कंडक्शन में क्या होता है कि अगर एक बॉडी मान लो कि ये हमारा एक स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर है जो अनचार्ज है. अब मान लो कि एक ग्लास रॉड को रब किया सिल्क के साथ और इसके साथ इसको टच करा दिया, इसके साथ इसको टच किया. जैसे इसको टच किया क्या होगा, ये चार्ज इसमें फ्लो करेंगी. द चार्ज इज गोइंग टू फ्लो टू इट. और अगर आप ग्लास रॉड को हटा दोगे तो ये चार्ज इस बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो हुआ क्या ग्लास रॉड ने चार्ज खो दिया और इस स्फीयर ने क्या किया, चार्ज को गेन कर लिया. तो ये क्या हुआ, इट हैज गेन द चार्ज, इट हैज लॉस्ट द चार्ज. सो बाय टचिंग द टू बॉडीज वी आर गोइंग टू गेट अ स्टैटिक चार्ज एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, कंडक्शन. अब आते हैं इंडक्शन क्या है. इंडक्शन में ऐसा होता है कि अगर आपका कोई भी मान लो ये इंसुलेटेड बॉडी है, इंसुलेटर है, ठीक है ना, और एक ग्लास रॉड को या किसी और मान लो एबोनाइट रॉड को रब किया हमने सिल्क के साथ या क्लॉथ के साथ और एबोनाइट रॉड को इसके पास ले आए. एबोनाइट रॉड में नेगेटिव चार्ज हो और इसको देखो टच नहीं किया, इसके दूर रखा मैंने. अगर इसको थोड़ी दूर रखेंगे तो क्या होगा, जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपल होंगे और इलेक्ट्रॉन्स इधर चले आए. These electrons will come to this side. और जब इलेक्ट्रॉन्स इधर चले आएंगे तो ये कैसा बन जाएगा, दिस विल बिकम पॉजिटिव. ये पॉजिटिव हो जाएगा. अब क्या करते हैं, इसमें अर्थिंग कर देते हैं. अर्थिंग करने से क्या होगा, क्या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाएंगे अर्थ को. तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ये फ्लो कर जाएंगे अर्थ को. सो नाउ देयर इज नो मोर इलेक्ट्रॉन्स. अब देखिए इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स और नहीं होंगे. देयर वोंट बी एनी इलेक्ट्रॉन्स मोर. इसमें और इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स चले गए, फ्लो कर गया, राइट. उसके बाद क्या करते हैं, अर्थिंग भी हटा देते हैं और इस ग्लास रॉड को भी धीरे से हटा देते हैं. इस अर्थिंग को भी हटा दिया और ग्लास रॉड को भी यहाँ से, एबोनाइट रॉड को यहाँ से हटा दिया. अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. द चार्ज इज गोइंग टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट. So now you see the magic. Without touching, it has got a charge. This process is called as what? Induction. तो चार्ज एट रेस्ट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो? By rubbing two bodies. Number 2, by conduction, by touching. And number 3, by induction. So now we'll talk about that what is charge and charge की properties क्या हैं. We have to know about charge and the properties of charge. तो चार्ज की बात करें तो आप देखोगे बुक में आपको डेफिनेशंस मिलते हैं. You will get the definition of charge as it is that intrinsic property of the elementary particles of matter due to which the two bodies will either experience a force of attraction or repulsion. आपको ये पता है कि दो बॉडीज अट्रैक्ट तब करेंगी जब एक में पॉजिटिव हो एक में नेगेटिव हो, या फिर दोनों में अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, रिपल्शन होगा. और ये क्या चीज है, इट इज दैट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यू टू व्हिच द टू बॉडीज विल आइदर एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. लेकिन बहुत आसान टर्म है जो कि मैंने तुम्हें समझाया था अभी, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या वो नेगेटिव हो जाएगा और जो देगा वो क्या हो जाएगा, इट्स गोइंग टू हैव व्हाट, a positive charge. Therefore, you can also say that charge is what? It is either due to what? The deficiency or excess of electron. A sound word में आप ये बोल सकते हो, charge is nothing but is due to what? The deficiency or excess of electron. That is called as what? Charge. अब आपको पता है charge जो है वो क्या पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है, करेक्ट. अब बात करते हैं चार्ज की यूनिट क्या है. सबको पता है द एसआई यूनिट इज व्हाट, द एसआई यूनिट. अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट को हम कैटेगराइज करें, कैसे कैटेगराइज करें, एसआई यूनिट की बात. वी टॉक अबाउट एसआई यूनिट. एसआई यूनिट जो है, दैट एसआई यूनिट इज नथिंग, ऑल ऑफ यू नो, छोटे क्लास से पढ़ रहे हो, दैट इज योर कूलम. सो द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. यू राइट इट एज कूलम. How we define this SI unit? All of you know that I is equal to what? Q by
So I can say that Q is equal to IT. And now if I write 1 coulomb is equal to what? 1 ampere. Current unit क्या है? Ampere or time unit? 1 second. So we can say that charge is said to be of 1 coulomb when 1 ampere of current flows through any conductor for 1 second. So 1 coulomb is equal to 1 ampere second. But this coulomb is a huge charge. ये बहुत बड़ा चार्ज है, छोटा मोटा चार्ज नहीं है. अगर हम किसी बॉडी को चार्ज करें, मान लो हमारी एक बॉडी है, स्फीयर मान, और मुझे इसको 1 कूलम का नेट चार्ज करना है, और इसको हम इलेक्ट्रॉन देते चले जाएं, 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं हर सेकेंड में, every second they are giving what? 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन every second. और इसको 1 कूलम का चार्ज बनाना, तो मुझे हम लोग करीबन 198 years, और ये कह सकते हो 200 साल लग जाए. It take nearly 200 years to get a -1 coulomb of charge. Therefore, coulomb is a huge unit. So practically हम लोग क्या यूज करते हैं? We use micro coulomb. That is not 10 to the power -6 coulomb. We can use nano coulomb. That is 10 to the power -9 coulomb. We can use micro. That is 10 to the power -12 coulomb. So practically हम इन यूनिट को यूज करते हैं because coulomb is a very huge charge, right? Now we come to the serious unit. अब बात करते हैं इसकी serious unit. तो serious unit 2. आपको ये पता है कि चार्ज रेस्ट भी हो सकता है. इसके बाद जो चैप्टर्स पढ़ोगे, क्या चार्ज मोशन में होगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगी, फिर मैग्नेटिज्म आएगा. तो अगर चार्ज रेस्ट में, if the charge is at rest, that means we are talking about electrostatics. जब हम electrostatics की बात करेंगे, तो electrostatics में जो serious unit है, that is called as stat coulomb. You must remember stat coulomb. It is also called as ESU, electrostatic unit. It is also called as Franklin. इसको फ्रैंकलिन भी बोलते हैं. नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि एक फ्रैंकलिन में कितने कूलम, एक कूलम में कितने फ्रैंकलिन, ऐसा क्वेश्चन आपका नीट में आ चुका है. तो सबसे पहले सीजीएस यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूनिट कौन सी है? स्टैट कूलम, या फिर इसको ईएसयू कहते हैं, या फिर इसको क्या कहते हैं? फ्रैंकलिन. करेक्ट. और यही सीजीएस यूनिट जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बात करेंगे, इफ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बात करेंगे, then this unit is called as what? Coulomb. This is called as or this is also called as what? Coulomb को कहते हैं. This is also called as EMU, electromagnetic unit. Electromagnetic unit. अब इतने जो आपने पढ़े हैं यूनिट, एसआई यूनिट पढ़ा आपने, कूलम, सीजीएस यूनिट में आपने स्टैट कूलम, कूलम, ये सब पढ़ा. अब इनके बीच में रिलेशन क्या है? That you must know. So let's see कि इनके बीच में रिलेशन क्या है. तो पहले बात करते हैं स्टैट कूलम की. We talk about stat coulomb. Right? The stat coulomb छोटी यूनिट है. And we must know that 1 coulomb is equal to 3 into 10 to the power 9 stat coulomb. 3 into 10 to the power 9 stat coulomb. अगर आपको कोई पूछे कि 1 फ्रैंकलिन में कितने कूलम है, तो stat coulomb is only what? Franklin. So you can say that 1 stat coulomb is equal to 1 stat coulomb. और you can say Franklin, इसको आप फ्रैंकलिन में बोल सकते हो, फ्रैंकलिन, या फिर ESU. Thus say how much? 1 by 3 into 10 to the power 9. This you can calculate. This if you write it as 10 to the power -9, इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? And 3 into 10 to the power -9. Right, or rather you can write it as 10 से 1 करते हो, 3.3 is 10 to the power -10 कूलम. तो आपको समझ में आ रहा है कि 1 कूलम में इतने स्टैट कूलम है और एक स्टैट कूलम में इतने कूलम. बड़ा कौन है? कूलम बहुत बड़ा है, स्टैट कूलम छोटा है. करेक्ट. नाउ कम्स एब कूलम. एब कूलम कूलम से बड़ा है. दिस इज मोर. करेक्ट. एंड 1 एब कूलम में, in 1 एब कूलम, that is your 3 into 10 to the power 10 stat, 3 into 10 to the power 10 stat. और आपको पता है कि 3 into 10 to the power 9 stat कूलम में कितने कूलम? That means 1 air coulomb. 1 air coulomb will have, that is your 10 coulomb.
ये 10 कूलम के बराबर होगा। दैट मीन्स इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? एफ कूलम। कूलम इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? एफ कूलम। Now if they ask you in the NEET और JEE या फिर आपके CBSE में सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? The largest unit of charge. The largest unit of charge is what? That is your Faraday. 1 Faraday is the largest unit of charge. Is how much? 96500 coulomb. This much of coulomb. You see, is the largest unit of charge. ये सबसे largest unit है. और सबसे स्मॉलेस्ट अगर यूनिट के हिसाब से देखो तो कौन सा है? स्टैंड कूलम। या फिर अगर आपके ऑप्शन में ये दिया है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, तो आप ये भी कह सकते हो ऑप्शन में है दो, द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन दैट इज हाउ मच? 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Correct? So now we see about the properties of charge. चार्ज की प्रॉपर्टीज। यूनिट आपको समझ में आ गए। आजकल क्वेश्चन आने लगे यूनिट में बहुत ज्यादा, आपके मैथ्स के फॉलोइंग में भी आ रहे हैं, वैसे भी आपको कन्वर्जन में भी यूनिट के क्वेश्चन आते हैं। करेक्ट? तो आपको यूनिट पता होने चाहिए। Now we come about the properties of charge. So let's see about the properties of charge. Now we talk about the properties of charge. चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसी से हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। जो पहले न्यूमेरिकल आ सकते हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के ऊपर आ सकते हैं। लेट्स सी नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो पहली प्रॉपर्टी, द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज कैसी क्वांटिटी है? चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। करेक्ट? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड you know that it is due to what? The deficiency or excess of electron. तो पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं that charge is a scalar quantity. Charge is scalar. It is due to what? The deficiency or excess of electron. Correct? Number 2, second property. सेकेंड प्रॉपर्टी आप सबको पता है कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज बॉडीज है, इफ टू आर पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज, ये दो पॉजिटिव है, तो क्या होगा इनके बीच में? क्या इनके बीच में रिपल्शन होगा? यस। अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तब क्या होगा? तब इन दोनों में अट्रैक्शन होगा। अगर दोनों के दोनों नेगेटिव है तब भी क्या होगा? क्या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा? दैट मीन्स व्हाट? ये कहता है that like charges are going to repel each other. Like charges repel करेंगे और unlike charges क्या करेंगे? Attract. So the second property is like charges repel and unlike charges attract. Unlike charges attract. Correct? Number 3. The third property, very important. The third property is additivity of charge. Additivity of charge. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं, the number of charges are there in a system, that the total charge of the system must be equal to the sum of the individual charges. अगर चार्ज पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव लेना है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना है, बिकॉज चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर ये बात है किसी सिस्टम में, ये मान लो एक सिस्टम है जिसमें हमारी बहुत सारी चार्जेस है, एक Q1 है, एक Q2 है, मान लो ये प्लस का है, ये माइनस का Q2 है, ये Q3 है, ये मान लो Q4 है, then the total charge will be equal to what? The sum of the individual charges. पूरे सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा, then Q1 प्लस माइनस के साथ एक इनको रखना है, plus Q3 plus Q4. This is called as what? Additivity of charge. लेकिन जो चौथी प्रॉपर्टी, the fourth property which is very very important, is called as quantization of charge. So कहते हैं quantization of charge. Quantization of charge. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बेस आपके 1 मार्क के एमसीक्यू क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं, या फिर आप नीट में, जेई में, या आपकी सीबीएसई में आ सकते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि कोई भी अगर बॉडी, देयर इज एनी फ्री बॉडी, द टोटल चार्ज मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। किसी भी फ्री बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा, आप उसको कैपिटल क्यू से लिखो या फिर आप स्मॉल क्यू से लिखो,
the total charge of this body must be an integral multiple of the basic unit of charge. Basic unit of charge. What is this basic unit? Basic unit means the charge of electron or the charge of proton. Charge of electron or the charge on proton or charge of proton. और आप सबको पता है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? That is 1.6 into 10 to the power minus 19. So this property, which I am going to explain you more, is called as quantization, is called as Q is equal to plus minus. और अगर plus minus नहीं लगाते हो, simply you can write it as NE. Write it with NE. So Q is equal to NE. What is N? N is an integer. ये integer. And what is E? N की वैल्यू क्या हो सकती है? Plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 and so on. और E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, जो कि 1.6 into 10 power minus 19 कूलम है. करेक्ट? तो जो टोटल चार्ज है किसी भी फ्री बॉडी का, वो कैसा होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा. मतलब जो टोटल चार्ज होगी वो या तो प्लस माइनस 1 ही, या फिर प्लस माइनस 2 ही होगा, या फिर प्लस माइनस 3 होगा एंड सो ऑन. इट कैन नेवर बी अ फ्रैक्शन. ये कभी भी ऐसा नहीं होगा 4/3e या फिर 2/5e लाइक दिस. ये कभी नहीं हो सकता 1/3e. ये हूँ भगन. क्यों ऐसा होना संभव? Why there is quantization? Because you know that when you are going to rub two bodies, क्या एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलते हैं. Integer number of electrons are going to come out. And therefore, the charge must be, जो charge ने gain किया वो हमेशा कैसा होगा? Integer multiple होगा. It's an integral multiple of electron, charge of electron. Therefore, this is a very, very important property, quantization of charge. Correct? Then comes the last one, that is conservation of charge. We come with conservation of charge. Conservation of charge. ये conservation of charge क्या कहता है? What do you mean by conservation of charge? We say that charge is conserved. किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व होगा. चार्ज को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो. चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, क्योंकि टोटल चार्ज, as you have learned about energy, similarly the total charge is always conserved. Correct? That is conservation. और उसका बेस्ट और बेहतरीन एग्जाम्पल है कि न्यूक्लियस के अंदर ही एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में जब कन्वर्ट होता है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जब कन्वर्ट होता है, then charge is conserved. For example, if I say that neutron gets converted into a proton, प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, न्यूट्रॉन gets converted into proton. A neutron is a neutral particle, so we can write this as N10 neutral particle. It's get converted into proton. Proton, you know, it's hydrogen 1,1. It's going to give out one electron with an antiparticle called as antineutrino. It's a particle, it's a neutral particle called as antineutrino. तो जब कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट करता है, वो भी किसके अंदर? आपको बताया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं. तो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट कर सकता है. ये नेचुरल फेनोमेना है, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है ये. तो न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन साथ में एक न्यूट्रल पार्टिकल. आप ध्यान से देखो बच्चों की इसका जो चार्ज है, इस न्यूट्रॉन का चार्ज, क्या Q is equal to 0 into E, that is 0. मैंने क्वांटाइजेशन लगाया. यहाँ देखिए इसका चार्ज क्या है, क्या +1E. इसका चार्ज कितना है? -1E. ये तो न्यूट्रल है. अगर ये न्यूट्रल है तो 0. अब ध्यान से देखो +1E -1E, ये 0 हो गया. Just you see, before the charge is 0 and after also the charge is 0. So the total charge is what? Conserved. Correct? अब इसके बेस जो क्वांटाइजेशन मैंने आपको पढ़ाया, इसके बेस, ठीक है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इन सबसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं. सो विल डू, जब आपको पूरी थ्योरी इसकी बता देगी, उसके बाद नेक्स्ट वाले क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, और स्पेशली बेस्ड ऑन नीट एंड जेईई रहेगा उसके क्वेश्चन. ठीक है. सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि कूलम्स लॉ के थ्रू दिया जाएगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज अ कूलम्स लॉ. Now we talk about a very important law that is called as Coulomb's law. It gives you what?
It gives you the force between two point charges. पहली चीज है पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या है? पॉइंट चार्जेस का मतलब ये नहीं होता पॉइंट की तरह, मतलब होता है कि अगर चार्ज की जो साइज है दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, देन दे आर कॉल्ड एज पॉइंट चार्जेस. सो लेट्स स्टार्ट विद कूलम्स लॉ. तो कूलम्स लॉ स्टार्ट करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. एंड व्हाट इट स्टेट्स, ये अगर दो पॉइंट चार्जेस लेते हैं, सपोज आई टेक Q1 एंड Q2. मान लेते हैं कि दोनों के दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव. अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या इनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा? अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता? लेकिन ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज ऑलवेज गोइंग टू एक्ट along the line joining the two charges. ये along the line joining the two charges, ऐसा नहीं है कि एक फोर्स इधर लग रहा है एक फोर्स इधर लग रहा है. It's going to always act along the line joining the two charges. अगर ये रिपल्शन है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन इनमें ऐसे लगेगा. It's going to act along the line joining the two charges. ये वाला फोर्स, क्योंकि ये 1 है मान लो, ये 2 है, तो this is the force on 1 due to 2, F12, and this is the force on 2 due to 1, so we call it as F21. Right? तो अभी हम वेक्टर फॉर्म को ना बोल के सिंपल अब इस लॉ को पहले देखते हैं. So I talk about कि अगर दो चार्जेस हमारे Q1 and Q2 point charges, they are separated by a distance r, then the force of attraction or repulsion between the two charges, the magnitude of force, attraction or repulsion of force between the two charges must be directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance. हम केवल अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही. करेक्ट? Then the force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to what? The magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of the distance. और इन दोनों को मिला दें, then F is proportional to 2Q1 mod Q2 mod divided by R square. Correct? Mod हटा के आप simply इसको Q1 Q2 लिख सकते हो. But when you remove a proportionality, there must be a constant, and that constant is given by mod K. Correct? So I write it as K. Mod हटा देते हैं Q1 Q R square. This K that you have got, this K is called as the Coulomb's constant. इसको Coulomb's constant कहते हैं. We call it as Coulomb's constant or electrostatic force constant. Electrostatic force constant. ये ऐसा कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है कि हमारे दो चार्जेस के बीच में मीडियम कैसा है, या फिर ये के डिपेंड करता है कि क्या हमने एसआई यूनिट यूज की है या सीजीएस यूनिट यूज की है. करेक्ट? तो हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो के की वैल्यू 1 होती है और इसकी 9 × 10⁹ होती है. तो आप पढ़ चुके हो सीबीएसई. तो अब आप देखो जरा फॉर्मेट क्या है. के इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 by R square, called as what? Coulomb's law. करेक्ट? अब जो के की वैल्यू है जिसको मैंने कहा कि कूलम्स कांस्टेंट है, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है. अगर ये दो चार्जेस कहाँ पे हैं? वैक्यूम में. इफ दे आर प्लेस्ड इन वैक्यूम देन के मस्ट बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है दैट इज 8.85 × 10⁻⁻12 होती है. इसकी यूनिट और डायमेंशन लोग बाद में बात करते हैं. So let us talk कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है? 5 × 10⁻12. और हम इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं. This K will come out as 1/4 pi 3.14 8.85 × 10⁻12. तो ये वैल्यू आएगी 9 × 10⁻9. अभी भी मैंने यूनिट की बात नहीं की, तो पहले थोड़ी यूनिट की बात भी कर लेते हैं. अगर हम के की यूनिट देखते हैं इस फॉर्मूले से, जस्ट सी दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को देखो तो के कैसा होगा? के इज इक्वल टू FR स्क्वायर Q1 Q2. The unit of K will be post unit Newton. This will be your meter square per Coulomb square, isn't it? So it will be your Newton meter square and this will be your per Coulomb square. K की यूनिट हो गई. अब जरा ध्यान से देखो बच्चों की एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या है? क्या इसका रिवर्स है कि नहीं है? तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होगी
This will be just reverse of this. Coulomb square, Newton inverse, meter minus 2. करेक्ट. तो अगर हम यहाँ पे यूनिट लिखना चाहें तो यहाँ पे यूनिट लिख देते हैं. Coulomb square, Newton inverse, meter minus 2. और यहाँ जो K की वैल्यू है वो कितनी है मेरी? 9 into 10 power 9. And this we can write as Newton meter square per Coulomb square. तो मेरे ख्याल से आपको एक्सप्रेशन समझ में आया. Coulomb's law का जो मैग्नीट्यूड है that is K Q1 Q2 by R square. जिसको आप कैसे लिख सकते हो? You can also write it as F is equal to K Q1 Q2 by R square. K can be written as what? 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. What is this epsilon naught? This epsilon naught is called as the absolute electrical permittivity. Electrical permittivity in free space. Permittivity in free space. Free space. Correct? और मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 into 10 power minus 12. और यहाँ जब वैल्यू को रखेंगे तो क्या हो जाएगा? That will be 9 into 10 power 9. So this Coulomb's law can also be written equal to 9 into 10 power 9 Q1 Q2 by R. Right? So see now the different formats to write the Coulomb's law. One is this, the other is this, and the next is this. This is the way you can write the Coulomb force of attraction or repulsion between two charges. Right? Now there is a term called as dielectric constant. It is also called as relative permittivity. ये आपको चाहिए होगा न्यूमेरिकल्स में भी. इससे जरूरी है इस टर्म को जानना. That is your dielectric constant. Dielectric constant or this is also called as relative permittivity. Relative permittivity. So it's also represented by capital Q. The Coulomb's constant is represented by small q, that is capital Q, or epsilon R. Epsilon R. So what this term is, what do you mean by dielectric constant or relative permittivity? तो बहुत आसान है. अगर आप ये मानो कि दो चार्जेस आपके जो Q1 Q2 है, these are placed in vacuum. ये कहाँ रखे हैं? वैक्यूम में रखे हैं. अगर ये वैक्यूम में रखे हैं तो आपको पता है कि लिख लेते हैं. And we can write it as 1 by 4 pi epsilon. लेकिन अगर यही दो चार्जेस को हम कहाँ ले जाएं? किसी और मीडियम में ले जाएं. सपोज हम वाटर में ले जाएं या किसी भी और मीडियम में. That may be any medium. That may be kerosene. That may be any other liquid. That may be a metal sheet between the two charges. Then this force is going to change. Because I have told you that K depends upon what? The Coulomb's constant depends upon the medium and the system of unit. So now you see, this will be your 1 by 4 pi epsilon m. Q1 Q2 by R square. Correct? See the change? This is absolute permittivity in vacuum and this is absolute permittivity in medium. Now if you divide these two, epsilon is equal to divide it, we get epsilon n by epsilon naught. ये जो रेशियो आप देख रहे हो एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन स्पेस इज कॉल्ड एज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी. करेक्ट? तो आप ध्यान से देखो बच्चों कि आपको ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी का डेफिनेशन अगर कोई पूछता है तो क्या होगा? इज द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन वैट. या फिर तुम एक और डेफिनेशन दे सकते हो. देयर इज अ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इन वैक्यूम to the force between the same two charges placed in a medium and separated by the same distance. The ratio of these two forces is also called as relative permittivity. Correct? तो ये जो epsilon r या k है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है varies from medium to medium. आप मेनली याद रखो कि वाटर के this is your nearly 80 or sometimes it's written as 81 also. Oh, there's a mica here. It's like 3 to 4. If it is vacuum, the value of K is 1.
If it is air, this value is slightly more than the vacuum, that is 1.006. करेक्ट? तो आपको ये काम की चीज है, आप देखोगे कि कभी कभी न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत. करेक्ट? अब एक लास्ट चीज और बता दें, वेक्टर फॉर्म. द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ. लेट अस सी द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस. वेक्टर फॉर्म देखते हैं. सो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. राइट? तो वेक्टर फॉर्म पता लगाना मुझे. मान लेते हैं कि हमारे दो चार्जेस, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से दिखा रही. मान लो ये चार्ज मेरा Q1, राइट? इसका पोजीशन वेक्टर R1. वेक्टर सबको अच्छे से आना चाहिए जो 11th पे सीख चुके हो आप. करेक्ट? दूसरा चार्ज मेरा Q2 है, का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं R2 है. अब इनके बीच में फोर्स, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, और फोर्स ऑफ रिपल्शन जैसा मैंने बताया था is always going to act along the line joining the two charges. Now see the force on 1 due to 2. इनके बीच की दूरी मान लो R. Force on Q2 Q2 उसको लिख लेते हैं F12 से, and the force on Q21 को लिख लेते हैं F21 से. ठीक है ना? अब लिखते हैं सबसे पहले F1. If I write this in vector form, तो आप एक छोटी चीज पढ़ते हो वेक्टर्स में कि अगर किसी भी वेक्टर को हमें लिखना है, सपोज आप टू राइट एनी वेक्टर, राइट? सपोज द वेक्टर A, then the vector is equal to what? The magnitude of the vector and a unit vector. मैग्नीट्यूड देगा और यूनिट वेक्टर क्या देगा? डायरेक्शन. तो मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे लिखते थे और यूनिट वेक्टर को एक कैप लगा के लिख. करेक्ट? अब आप ध्यान से देखो, अगर मुझे F12 लिखना है, फोर्स ऑन 1 due to 2, तो write it as R21 cap. Correct? Now you see this F12 मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड तुम्हारा वही है भाई, ये Q1 Q2 by R square. But magnitude I have written, but the direction I have to write because the force is on 1 due to 2. So the unit vector will be on R21 cap. Right? Now the force on 2 due to 1. और force on 2 due to 1 लगाना है, तो आप ध्यान से देखिए F21 लिख रही है. आप write it as again, the magnitude is same, don't change it on Q1 Q2 by R square. लेकिन इसका डायरेक्शन किधर है? क्या 2 में फोर्स लग रहा है 1 के कारण, इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा R12 कैप. ये कैसे लिखोगे आप? R12 कैप. सो आई कैन राइट दिस एज R12. अब आप दोनों में एक चीज देखो, चूंकि ये जो हमारा वेक्टर फॉर्म है ये हमारे न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है. कैसे? क्या ये दोनों यूनिट वेक्टर अपोजिट है? इफ आई राइट दिस R12 कैप, अगर हम R12 कैप को लिखे तो क्या R12 cap is negative of minus of R21 cap, isn't it? So now if I write it here, then this F21 will become what? Can Q1 Q2 by R square, and this will be your minus of R1 cap. अब थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, क्या यही मेरी चीज F12 थी with the negative sign? तो negative out कर लेते हैं. If I take the negative out, correct? Now you see K Q1 Q2 क्या बचा? लिख भी देती है, चलो. K Q1 Q2 by R square R21 cap. Tell me what it is. This is your R1, isn't it? So I can write this as F21 is equal to minus of what? F12. So this vector form of Coulomb's law is going to obey what? It's going to obey the Newton's third law. करेक्ट? अब इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म में भी लिखा जा सकता है. जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे इसकी थ्योरी इसलिए बतानी थी इससे कि हम नेक्स्ट मेरा जो वीडियो हम आपको न्यूमेरिकल्स की ढेर सारी. लेकिन एक चीज और बाकी है, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस. सो सी नाउ व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल or the forces. Right? Now let's assume ये कहता क्या है? पहले
ये कहता है कि अगर मान लो कोई चार्ज q1 है जिसकी पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं r1, ठीक है ना। अब एक और चार्ज है मान लो यहाँ पे q, इसकी पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं r2 है, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं दोनों के दोनों नेगेटिव है, सो फोर्स इनके बीच में कैसा होगा, क्या रिपल्सिव होगा। और अगर ये रिपल्सिव हुआ तो फोर्स विल एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू, और ये फोर्स कुछ ऐसा लगेगा, एंड आई विल नेम इट एज व्हाट, फोर्स ऑन वन बी 1 2, करेक्ट। अब तीसरा चार्ज और है q3। ऐसे बहुत सारे चार्जेस सिस्टम में, नंबर ऑफ चार्जेस आते हैं, हम केवल 2 से आपको दिखा रही है कि q2 के कारण ये फोर्स हुआ q3 जिसका पोजीशन वेक्टर मान लो r3 है, ठीक है। ये जब इसमें फोर्स लगाएगा, ये सब के सब पॉजिटिव मान लिए, तो क्या ये भी रिपल्शन होगा, तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू रिपल, ये भी रिपल करेगा और इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, दिस विल बी योर F1 फील्ड, करेक्ट। तो 2 ने 1 में जो 3 ने 1 पे लगाया वो F1 3। अब थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, क्या ये 2 साइड्स हैं, these are the two vector quantity represented by the two adjacent side of a parallelogram. So remember vectors in 11, here both vectors are represented by, well, these two are the forces, right? And these are represented by the two sides of a parallelogram. Then the resultant will be what? The resultant will be the diagonal. This is the diagonal, right? And if the angle between the two is theta, then this resultant must be equal to what? Magnitude must be equal to F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos theta. And this is always represented by what? The diagonal. और उसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? This will be your F1 plus F2. So now you apply this here. आप ध्यान से देखो, ये एक साइड है, क्या इसको पैरेललोग्राम बनाने हम लोग? If I draw it as a parallelogram, थोड़ा आप ध्यान से देखो कि पैरेललोग्राम मेरा कुछ ऐसा बन जाए, नियरली ऐसा। अब इनका डायगोनल कौन सा है? This should be the diagonal of this. ये इसका डायगोनल है। आप देखो ये F1 2 है, F1 3 है, तो जो रिजल्टिंग निकल के आया, this must be your F1 2 plus F1 3. इसी तरह सोचो और भी चार्ज में, नंबर ऑफ चार्ज आर देयर। सो अगर हम करते चले जाए और रिजल्टेंट मेरा डायगोनल हो, तो जो नेट फोर्स 1 पे, ये जो चार्ज मेरा q1 है, इसमें जो नेट फोर्स लगेगा, दिस मस्ट बी योर F1 2 प्लस F1 3 प्लस F1 4 एंड सो ऑन अप टू F1 N. Correct? So this is the superposition principle, that the net force on any charge due to a number of charges in a system is equal to the sum of the vector sum of the individual force on that charge due to all the other charge. That is called as principle of superposition. और ये बताने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अब जब हम लोग वेक्टर अलजेब्रा अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल में, माय नेक्स्ट वीडियो, तो वहां पे जब 2 वेक्टर्स हम देखेंगे और दोनों के बीच में एंगल रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर देखते हैं तो हम क्या लगाएंगे? We are going to apply the superposition principle in vector form, and this is a very important law, right? So now I end up with the theory of this electrostatic charge and electrostatic force, और मेरे next video में इसी के बेस हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे and with tips and tricks. So next video, numericals on the same topic. प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।